लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो संस्कृत में आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको 16 नंबर का आता है। आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 8 वो क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर होता है 4 से 5 लाइन में दीजिए, मतलब मिनिमम 3 लाइन में देना होता है। उतना में आंसर दीजिए, आपका 2 नंबर गारंटी है मिलेगा। एक अच्छा आंसर होना चाहिए बस। और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट के सामने होता है और सबको इस होता है ये कि आपकी कौन कौन सा क्वेश्चन कितना याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भरा हुआ है। अगर 14 चैप्टर है टोटल संस्कृत में पूरा का, अगर हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर निकालेंगे तो लगभग आपको 150 तक क्वेश्चन आएगा। तो क्या उतना पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी बवाल क्वेश्चन है जो आपके 2023 के लिए एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। टोटल को जो क्वेश्चन होगा 50 से 55 के 20 क्वेश्चन होगा टोटल 14 चैप्टर का, ठीक है ना। उसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस वीडियो में। बिल्कुल गर्दा मचाएंगे भाई साहब। और आपका काम यही रहेगा कि आप जाकर घर पर ईमानदारी से उस चीज़ को रिविजन कर लीजिए, बस उतना ही जितना हम आपको वीवीआई क्वेश्चंस बता रहे हैं, बस उतना में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो टोटल आपका 16 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको टोटल 16 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जो लोग भाई साहब, जितने लोग हैं, जो लोग पढ़ रहे होंगे क्या बोला जा रहा है उनको, अ, हिंदी वाले ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में वो लोगों को पता ही होगा कि ऑफलाइन में एडमिशन शुरू हो चुका है 8, 9, 10 न्यू बैच का। और जो लोग ऑनलाइन है, जो पढ़ना चाहते हैं भाई साहब, पटना में एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं कोचिंग के माध्यम से, वो लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं भाई साहब। पता ही है आप लोगों को, जो लोग पुराने लोग हैं उनको नहीं पता होगा, बाकी लोग को तो पता होगा भाई साहब। गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्चुअली क्या है, 8वां 9वां 10वां सीबीएसई और बिहार बोर्ड का चलता है, जिसमें आपको नया बैच शुरू हो चुका है और आराम से आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं और आराम से अच्छे अच्छे टीचर जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, उनसे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं भाई साहब। तो आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मिशन 90 के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब कि किस तरह संस्कृत में जो 8 क्वेश्चन होते हैं और उसके जो इम्पॉर्टेंट, जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहली बात भाई साहब ये कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अभी जस्ट बोले, देखिए जितना यहाँ पर हमने टिक किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक किया हुआ है हमने, तो ये जो टिक किया हुआ है हमने, बस उसी को आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है आपको, इसलिए नहीं पढ़ना है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब एक्स्ट्रा पढ़ने के कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम का बहुत टाइम नज़दीक है, और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्योंकि भाई साहब आपको पता ही है स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है, हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं आया है। बात समझे कि नहीं? हार्ड वर्क अभी नहीं करिए, आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए, गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ देखिए, एक चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। मंगलम पाठ ये प्रथम चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन आपका होगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है, इससे बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी आपको। नदी और विद्वान में क्या समानता होंगे? जो लोग विद्वान होते हैं वो लोग कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं। वो लोग हमेशा अपने आप को एक अज्ञानी पुरुष, एक वैसा भी पुरुष जिसके पास ज्ञान की हमेशा कमी, जिज्ञासु व्यक्ति जो हर चीज को जानने की इच्छा रखता हो, बात समझ, वही लोग विद्वान होते हैं। जहां जाएंगे वहां से दो बुद्धि सीख लेंगे, बड़े बुजुर्ग लोगों से बैठ करके आराम से बात करके उनसे बुद्धि सीख लेंगे। लेकिन जो वास्तव में कम ज्ञान वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो अपने आप को समझने लग जाते हैं कि आई एम द ग्रेट। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान की तरह बुद्धि रखिए और समझिए। वहीं बता रहा है कि नदी और विद्वान में वही समानता है, जिस प्रकार नदी जो है एक बड़े से विशाल स्वरूप जिसका होता है, वो अपने नाम को छोड़ करके, बात समझे कि नहीं, और अंत में जाकर के महासागर में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी होते हैं, जो अपना वास्तविक नाम इसका बिना परिचय दिए अपने महानता और लोगों की जरूरत को पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। करे क्या कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़ करके, कोई उनका नाम नहीं कि हम ये है वो है, ठीक है ना, उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुष यानी दिव्य श्रेष्ठ पुरुष का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बवाल मचाने वाला क्वेश्चन है। करें महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं भाई साहब, वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ये भाई साहब जो मानव जात है ना यार, ये बड़ी लालची है।
ठीक है ना? ये शुरू से देखो अभी तक, और शायद ये लालच का ही जो परिणाम है आज के समय में हमारी विभिन्न तरह की जो समस्याएं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, बात समझे कि नहीं, या फिर किसी तरह का प्राकृतिक हो, ये जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना, ये मानव जात के लालच, ईर्ष्या और उसके एक होता है ना कि उसके अंदर जो है अधिक से अधिक सुख भोगने का जो इच्छा है, इसके वजह से होता है, जो आज के समय में आपको भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो उसमें क्या बताया कि इस जो महान लोग होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि ये जीवन क्या है, उन लोगों के पास कौन सा ऐसा जो है ज्ञान आता है, कौन सी ऐसा इंफॉर्मेशन आता है, जिससे वो इस संसार रूपी सागर को पार कर पाते हैं। करे कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। जो लोग महान होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, वो लोग अपने आप को अज्ञानी, यानी मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान हम एक अबोध बालक हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है हम, ठीक है, हमसे कोई भी भूल चूक हुआ हो तो माफ़ कीजिए, और हमें एक सुगम सही मार्ग दिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि अपने जीवन को शांतिमय ढंग से सही से परिपूर्ण कर अपने मार्ग को और क्या करे, प्रशस्त कर। तो मतलब यही है मेरे भाई कि जो लोग ज्ञानी हैं वो कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे। जीवन में इतना इन्फॉर्मेशन है सबके पास, उसका हमारे पास 0.00001% भी ज्ञान नहीं है। किस बात का नॉलेज, किस बात का घमंड करेंगे। तो वहीं कह रहे हैं क्या कि अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम होगा, एक क्वेश्चन से याद करेंगे, दोनों का क्वेश्चन का आप बवाल मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। करेंगे पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। देखिए कौमुदी महोत्सव का जो संबंध है पटना से है। दूसरा ये संबंध जो है गुप्त काल, गुप्त वंश के शासन काल से, मतलब कि गुप्त काल, गुप्त वंश के जो शासन काल था वहां से जो है पटना में कौमुदी महोत्सव का इतिहास मिलता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौमुदी महोत्सव का संबंध किस वंश से है, तो गुप्त वंश से। गुप्त वंश का शासनांग श्रीगुप्त, आप लोग को वो देखना नहीं है, आप लोगों को हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बातों को समझनी थोड़ी सी है। तो अब इसमें देखा है उस अवसर पर सभी लोग आनंदमय रहते हैं। भाई साहब अवसर होगा तो आनंदमय ही रहेंगे लोग, दुख मतलब शोक थोड़े मनाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो कोई याद करने वाली बात नहीं होती है, सब लोग जानते हैं भाई, लिख दो। बस एक बात याद करना है यहाँ पर कि ये गुप्त वंश के शासनकाल से संबंधित था। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। मतलब अगर एक तरह से हम लोग बात करते हैं कि कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा, वर्तमान के दुर्गा पूजा से हम क्या करते हैं, आज से संबंध को जोड़ते हैं। ऐसा ही जो है उस समय भी इसको मनाया जाता था। दूसरा क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर भाई साहब जो है ना, ये बहुत बड़े लेखक थे। काव्य मीमांसा नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों वर्ष माने बहुत सारे वर्षों से, बहुत सारे वर्ष पहले की बात बताया जा रहा है कि पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति प्राप्त किया है। मतलब जो लोग हैं यहाँ पर, जिन जिन कवि का नाम बताया गया, विद्वानों का नाम बताया गया, इन लोगों ने अपने साहित्य में और अपने क्षेत्र में योगदान देकर के अपना प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। ठीक है ना? इसको याद कर लेना। दूसरा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल क्या नाम। भाई साहब देखिए पटना के बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल को हम लोग अगर देखें तो 3 कैटेगरी से बांट सकते हैं। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ऐसे हैं जो टीनेजर है। तो टीनेजर के लिए मतलब जिनका उम्र 25 साल तक है, बात समझे कि नहीं, क्योंकि 25 साल के बाद बाबूजी का क्या रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, तो सारी जो ऐसा आराम होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें 25 साल तक, तो उन लोगों को घूमने का जगह 2-3 जगह है जो बहुत ही फेमस है। पहला जो है यूको पार्क, ठीक है ना। दूसरा जो है आप जा सकते हैं आराम से चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में भी स्पेशल एक कैटेगरी है जहाँ से कुछ टीनेजर लोग जा सकता है, बात समझे कि नहीं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। जो उसके बाद मिडिल एज वाले लोग होते हैं वो चिड़ियाघर जाएंगे घूमने, थोड़ा सा परिवार उरिवार के साथ शांति से। यूको पार्क तो बहुत कम ही लोग जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा जा सकते हैं गोलघर, गोलघर जा सकते हैं। एक होते हैं बुजुर्ग लोग, उनके लिए है भाई साहब हरिहर नाथ का मंदिर है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको, एगो हनुमान मंदिर है, बड़ी फेमस है, बस समझे कि नहीं। अब महात्मा गांधी सेतु पुल तो ये तो सभी के लिए आना जाना रहता है भाई साहब। ये दो दिलों को जोड़ने का एक रास्ता है जिसे हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल, बात समझे कि नहीं, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच का कड़ी है, ठीक है ना। तो एक बेसिकली आप देख सकते हैं कि पटना में जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो एक तो पटना सेतु पुल बहुत ही फेमस है, दूसरा जो होता है गोलघर हो जाएगा, आपको हनुमान मंदिर, हरिहर नाथ का मंदिर, दूसरा तारामंडल जैविक उद्यान। बस समझे कि नहीं, ये जैविक उद्यान को ही हम लोग राजीव गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जो पटना आए हुए थे भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप याद रखिए मेगास्थनीज ह्वेनसांग फाहियान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए थे और स्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन, स्मरण का मतलब अपने जो बुक लिखा हुआ था उसमें पटना का भी वो लोगों ने जिक्र किया हुआ है। कह रहे कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा हुआ था, तो पहला बात कि ये बहुत बड़ा पाटली, उस समय पाटलिपुत्र, इस पटना को पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने बताया हुआ था ये जो गांव है आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा नगर होगा, लेकिन ये हमेशा परेशान रहेगा, आग को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, बात समझे कि नहीं, झगड़ा झुगड़ी को लेकर के ये हमेशा परेशान रहेगा। तीन उन्होंने कारण बताया, आग, झगड़ा और बाढ़, ठीक है ना, इससे परेशान रहेगा। तो आपको पता ही है कि ये जो बेसिकली समय है ये कैसा अभी के पीरियड में है, वो आप देखते हो बाढ़ के समय में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, समस्या होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए, एक मिनट, अरे यार रुको ना, एक मिनट सुन लिए। तो बस आप यहाँ तक ले देखिए, और नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अगला कह रहा है क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बवाल क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पाटलिपुत्र था यानी प्राचीन पटना था, उसका जो है रक्षा व्यवस्था कैसा था, किस तरह का उसका समृद्धि था, क्या विकास किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। तो बिल्कुल बवाल है भाई साहब, इसको याद करना है, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए, ध्यान में रखना है। करे कि पाटलिपुत्र प्राचीन नगर से, प्राचीन काल से ही अपनी वैभव और परंपरा के लिए विख्यात हुई, यानी प्राचीन काल से ही ये काफी प्रसिद्ध रहा है, ये अपने वैभव और परंपरा के लिए, अपनी समृद्धि के लिए। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। जो विदेशी यात्री हम लोग पढ़ते हैं, मेगास्थनी, छेनसान, पायान, इन लोगों ने अपनी जो रचना लिखा हुआ था उसमें पटना का बहुत अच्छा जिक्र किया हुआ है। दूसरा करा मेगास्थनी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। आपको पता ही है कि मेगास्थनी कौन था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था, बात समझे कि नहीं। उसका जो ससुर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो ससुर जी थे, बात समझे कि नहीं, वो अपने एक राजदूत के रूप में इसको भेजे हुए थे, बात समझे कि नहीं। तो दूसरा ये करे कि अशोक के काल में भी निरंतर समृद्धि रही थी। आपको पता ही है कि अशोक कौन था, चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पोता, बात समझे कि नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अशोक के काल में भी जो था ना वो निरंतर समृद्धि, यानी जो है अशोक के काल तक जो हम देखेंगे तो ये पाटलिपुत्र बहुत ही समृद्ध किया, बहुत ही ज्यादा विकसित किया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी में भी याद किए होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था पटना के पटना साहिब में हुआ था, बात समझिए, 10वें गुरु थे, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पटना में जो है गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पर जन्म भी हुआ था, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, इसलिए यहाँ पर जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बड़ा महत्व रखता है पटना। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव का नहीं है, गुरु अर्जुन देव का यहाँ पर कोई ऐसा कुछ इतिहास में नहीं मिलता है, थोड़ा सा गलती हो गया हुआ है। करा कि चार आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिख दो। भाई साहब गजब मस्त ये चैप्टर है, अलस कथा यहाँ पर नाम ही है, वास्तव में कि नहीं, ये आलसियों का कथा है, वास्तव में कि नहीं। और आप भी सुन रहे हो, अंदर ही अंदर आपको एक खुशी भी हो रही है कि यार कैसे कैसे मेरे बारे में भी छापा गया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि आज के समय में भाई साहब, आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये होता है सुबह में उठ के पढ़ना, ठीक है ना। सुबह में तो आदमी, मतलब समझ रहे हो नहीं, नहीं निकलता है करने के लिए, ये भाई पढ़ाई कौन करता है ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि आलसियों का एक परीक्षा लिया जाता है। क्या परीक्षा लिया जाता है कि ऐसा था कि एक आलसशाला था, मतलब आलसियों का एक घर था, उसमें जो था भोजन वोजन उसको उपलब्ध करा दिया जाता था, वहीं पर वो सब खा लेता था, वहीं पर अपना मचा लेता था दुर्गंध, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई साहब कि वहाँ पर जो भोजन दिया जाता था तो फ्री में बांटा जाता था, तो कुछ लोग उसमें नकली आलसी बन करके घुस गए। तो वहाँ का जो मंत्री था, बात समझे कि नहीं, वीरेश्वर, ये सोचा क्या कि भाई साहब ऐसे करते हैं कि क्यों ना एक परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में आलसी कौन है। तो क्या किया, आलस साला जो था, आलसियों का जो घर था उसमें आग लगवा दिया। बोला भाई आग लगा दे करा, ठीक है ना। आग लगा दिया तो जितना आलसी सब था, जो नकली आलसी बन के बैठा था कि हम आलसी हैं खाना खाने के लिए, वो सब क्या कर दिया कि इसमें
इस चीज को जैसे ही घर में आग लगा, जो नकली आलसी था वो भाग गया, बात समझ में कि नहीं। बचा 4 घोड़ा, जो वास्तविक आलसी था। इस कहानी से आपको देखने को मिलेगा कि जो नकली जितने भी थे, जो आलसी बन के बैठे थे, वो भाग गए जैसे ही आग लगा, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तव में महा आलसी थे वो 4 गो बच गए। अब चारों आपस में बात कर रहा है, तो उनमें से एक बड़ा कह रहा है क्या कि भाई कैसा हल्ला हो रहा है बाहर में ठीक है ना। तो दूसरा कह रहा है क्या उसमें से कि लग रहा है घरवा में आग लग गया है, ठीक है ना। तो तीसरा कह रहा है कि अरे भाई कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो आ करके थोड़ा सा भीजा हुआ कपड़ा या चटाई हम लोगों को ओढ़ा दे कि कम से कम आगे से बच जाए देखो इतना चोर था, बाहर नहीं निकल रहा, अपने में बतिया रहा है, सब खिचड़ी पका रहा है। तो चौथा कह रहा है तू कितना बोलता है यार अरे वाचाल, वाचाल जो ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो बोलता है अरे वाचाल तू कितना बोलता है, बस में देखो कितना आराम से ये सब बतिया रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो मंत्री साहब थे तब समझ गए कि बाप रे बाप ये पूरा महाल सी कनिए बा, ठीक है ना। वो क्या किए, सबको चुरकी ध के केस ध के बाहर निकाले भाई निकल, हम तुम लोग को प्रणाम करते हैं पूरा दुनिया में तुम जैसा आलसी कोनो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है जब सुबह का टाइम होता है, बात समझे कि नहीं। आपके घर पे अगर कोई आपसे बड़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो आपके साथ रहते हैं, मम्मी पापा भैया, तो अगर हैं तो आपको जबरदस्ती उठा देंगे तो उठ जाइएगा और नहीं तो भाई साहब 10 तो बजाना ही है, ठीक है ना। तो कभी कभी हम तुलना, कभी कभी आप तुलना कीजिए कि आप उससे ज़्यादा आलसी हैं या कम आलसी है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइए आप कितने बजे ले सोते हैं, ठीक है ना। सुबह में कितना बार आप रात में सोचते हैं कि आज पक्का आज पढ़ेंगे आज सुबह में, ठीक है ना। और पता चलता है कि आपको 8 बजे तक नींद टूटा, उसके बाद आधा घंटा तक तो आपको क्या होता है, जब तक जोड़ नहीं लगता है तब तक आप उठते नहीं है, ठीक है ना। समस्या बड़ा गंभीर हो जाता है तब आदमी उठता है। तो आई थिंक कि ये वाला बात आपको समझा होगा कि चारों आलसी ने क्या क्या बात किया था और क्या हुआ था, बस उसी को क्या है अपने शब्द में लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझिएगा, करे क्या आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ था। तो आलस साला में जब आग लगा था, जो नकली आलसी थी वो भाग गए, लेकिन 4 गो जो महा आलसी, दुनिया के सबसे खतरनाक आलसी थे, बात समझे कि नहीं, वो उसी में थे और आपस में वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना, वार्तालाप कर रहे थे दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करे कि आलस साला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों, कैसे, क्यों और कैसे ली। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या था कि आलस साला के कर्मचारियों ने देखा कि कुछ नकली आलसी भी उसमें घुस गए हुए, तो इसलिए परीक्षा लिया गया कि इसमें से असली आलसी को ही केवल खाना दिया जाए, बात समझे कि नहीं। तो वहाँ पर क्या करें कि आलस साला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अतः उन्होंने विचार किया कि सही आलसियों की परीक्षा ली जाए, अतः उन्होंने साला में आग लगवा दिया। साला का मतलब घर होता है, ठीक है ना। आग लगते ही सभी नकली आलसी भाग गए, परंतु 4 आलसी नहीं भागे। उनको राजा के कर्मचारियों ने बाल पकड़कर बाहर खींच लिया, ठीक है ना। दूसरा, अब तुम सोचो कि उस जगह मान लो तुम रहता राजा के कर्मचारी को भाई तो तुम क्या करता, बाल पकड़ के खींचता के 2-4 लाख आज के समय में लोग खींचेगा, खींचेगा दूसरे हिसाब से। क्योंकि कहने का मतलब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आलसी लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, यानी आलसी लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो सकता है। तो आलसी लोगों का जीवन जो है उदार पुरुषों के द्वारा, जो करुणामय होते हैं, दयाशील होते हैं, दयावान होते हैं, उनके द्वारा होते हैं ठीक है ना। हमको समझ आता है कि भाई साहब आलसी आदमी पर उदार किस बात का, बात समझे कि नहीं। और आपका क्या विचार है भाई साहब, आलसी आदमी पर उदार करना चाहिए, उसको चलो भाई खाना खिला देते, मतलब सोचो उसके लिए वो घरे राजा साहब बनवा दिए, तो कितना ज्ञानी राजा होंगे वो, ठीक है ना। कि चलो भाई एक आलस साला बनवा देते, आलस साला, ताकि जितने भी मेरे आलसी प्यारे आलसी बंधु हैं वो आएंगे और उनके लिए खाना का भी व्यवस्था था, बात समझे कि नहीं। चलो, अंधेरे नगरी चौपट राजा वाला कहानी हो गया था। कर मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करे, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और करुणिक स्वभाव वाले थे। करुणिक मतलब दयावान स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन खिलाते थे, ठीक है ना। यही महानुभाव साहब है जो ये क्या करते थे कि बाकी जितने भी दीन दुखी वो लोग हैं, ठीक है ना, उनको खाना, दीन दुखियों लोगों को तो खाना खिलाना थोड़ा समझ आता है, आलसी को खाना खिलाना वो तो को वैसा ही सब महा आलसी आ गए भाई तनी राजा साहब हमरो खिला दीजिए, बेकार में काल इतना भी मेहनत करवा रहा है हैं दूसरा कह रहा है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। विजयांका को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, बिल्कुल बवाल मचाने वाला भाई साहब, इसको याद कर लीजिए एकदम सीरियस होकर के। कह रहे विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, या विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। दोनों का आंसर आप सेम लिख सकते हैं। कह रहे विजयांका नीलोत्पल दल का समान थी, दल के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना हृदय को आह्लादित करती थी, अतः दंडी ने उसे
सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। करे कि दांडी ने, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा क्या कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो डांडी ने कहा हुआ था, ठीक है ना। अब वो जो उसका कलर कैसा था विजयांका का, तो श्याम वर्ण का था। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तभी आपको हम बता रहे हैं। दूसरा करें कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। मतलब आधुनिक काल में 3 गो संस्कृत लेखिकाओं का आपको नाम लिखना है। पहला करें कि आधुनिक काल की 3 संस्कृत लेखिकाओं में याद रखिएगा, यहाँ पर पंडिता छामा राव, वनमाला मावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये 3 गो का आपको याद रखना है। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको देखना है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। मतलब संस्कृत साहित्य के विकास में, उसके समृद्धि में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब जो संस्कृत साहित्य ये जो चैप्टर है उसका जो लेखक है उनका कहना है कि प्राचीन काल से संस्कृत साहित्य के विकास में, उसके समृद्धि में महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी, तो सबसे ज्यादा जो है दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं के बारे में बात किया गया है इसमें। संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं के संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक के विचार में जो है उनका उनका विचार ये कहता है कि संस्कृत के योगदान में, संस्कृत साहित्य के समृद्धि में, उसके एक तरह से संवर्धन में ये महिलाओं का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली है। करे कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। भारत महिमा जो पाठ है, करे कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन समृद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध, यानी इस पाठ में जो है भारत का वर्णन करते हुए पुराणों के 2 पद है, यानी पुराण के 2 जो है एक तरह से कहिए तो श्लोक, 3 आधुनिक पद और 3 आधुनिक पद दिए गए। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसमें यह कहा गया है कि हमारा भारत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, भारत का महत्व इतना ज़्यादा था कि जो देवगण होते थे, भगवान होते थे, वो यहाँ पर जन्म लेना चाहते थे। इसकी प्रकृति सुषमा, अनेक प्रदूषणकारी एवं विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हुई जो प्रदूषणकारी विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी इसकी जो मतलब कि इसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुपम अनुपम का मतलब प्रकृति, यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक तरह से स्वरूप है, बात समझ कि नहीं, इसको ऐसे देखा जाता है किस रूप में, उसके बारे में बताया गया कि अनुपम है। अनुपम का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से यूनिक है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। इन पदों का मतलब ये हुआ कि भारत जो यहाँ पर पुराणों के जो 2 पद दिया गया हुआ, 3 आधुनिक पद, इसमें बताया गया कि भारत का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। देखिए इसी क्वेश्चन का अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है आपको भाई साहब। ये टोटल का टोटल पीडीएफ जो है हम आपको एडुवानी चैनल, एडुवानी जो चैनल, जो भी भाई साहब टेलीग्राम, जो भी नए होंगे भाई साहब टेलीग्राम पे जाइए और एडुवानी जो मेरा चैनल है, ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। जितना भी हम पढ़ाते हैं वहाँ का पूरा नोट्स डाल देते हैं और आपका काम हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ों को समझ लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए और घर पे जाकर के आराम से उसको नोट्स बनाइए या फिर आप एक पीडीएफ निकलवा लीजिए और याद करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, यानी इस पाठ में भारत को क्या कहा गया है। भारत भूमि पुत्र वत्सला है, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत उल्लासमयी है, यहाँ गंगा जमुना की मिश्रित संस्कृति है। अनेकता में एकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसको 2-3-4 लाइन में क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को एक एक करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए किसी भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को, कठिन से कठिन प्रश्न को याद करने के लिए आपको पूरा एक बार नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ के दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। रटना भी ज़्यादा नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए, फिर अगला दिन रिविजन कीजिए। एक ही दिन सोचिएगा याद करने के लिए तो वो रटन विद्या वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ते जाइए, समझते जाइए, एक दिन में नहीं याद होगा कोई बात नहीं है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5-6 दिन जब पढ़िएगा ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 बार 2 बार पढ़ना ही है। और जब केवल पढ़ते जाइए, मन से पढ़ते जाइए, ठीक है ना। नहीं तो मन यहाँ मतलब तन यहाँ मन कहीं और, ये वाला चीज़ मत रखिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, तन और मन एक जगह करके पढ़िएगा, सब हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। करे क्या, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन कीजिए। अब मध्यकाल में भारत में किस तरह की कुरीति थी, छुआछूत का था, सती प्रथा था, विधवाओं के साथ अत्याचार होता था, बाल विवाह था, ये सभी जो चीजें थी वो भारत में क्या था, सबसे ज्यादा विद्वान था, भारत के समाज में विद्वान। तो इसी के बारे में लिखना है, आप लिख सकते हैं आराम से। दूसरा, भारत महिमा के अनुसार
बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत में या पाठ में बताइए कि भारत की मातृभूमि, भारत को जो है किस प्रकार की मातृभूमि के रूप में देखा गया है। ठीक है ना, कह रहा है कि भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है, यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। दूसरा, यहाँ एकता में जीवन संचारित होती है, यहाँ की धरती सोना उपजाती है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती हैं, हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है। बस समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को जब पढ़िएगा ना तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ के समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। पूरा करने की जरूरत नहीं, बस जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए। दूसरा करें क्या, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। गर्भाधान, जब देखिएगा कभी कोई जो महिला होती है, जब गर्भाधान होता है किसी भी माँ का, जब मतलब वहाँ पर गर्भ धारण होता है तो उसी समय जो होता है ना, एक गर्भाधान संस्कार होता है। मनुष्य की, यानी अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो 16 टोटल संस्कार है। ठीक है ना, 16 संस्कार जो है आपके जन्म से, हमारे जन्म से पहले से शुरू, जब हम गर्भ में होते हैं तभी से हमारा संस्कार शुरू होता है, और मरते हैं तो लास्ट में अंत्योष्टि संस्कार होता है। अर्थात हमारे पूरे जीवन में 16 गो संस्कार होता है, और पूरे संस्कार 16 संस्कार से हमें गुजरना पड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, ये पढ़ने लायक चैप्टर है कि किस प्रकार के संस्कार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन ऐसा संस्कार है जिसके बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो जो है विवाह संस्कार है, उसके बाद जो है मनुष्य कहाँ जाता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। थोड़ा सा याद रखना होगा, एग्जाम में पूछता है। करे कि गर्भाधान संस्कार यानी जन्म से पूर्व का संस्कार होता है। धर्म पत्नी जब गर्भाधारण करती है तब शिशु का गर्भाधान संस्कार किया जाता है। कोई पत्नी जो होती है अगर गर्भाधारण करेगी तो उस समय जो होता है गर्भ में ही बच्चों का मतलब कि एक संस्कार होता है, विधि होता है, उसके द्वारा उसे क्या किया जाता है, मतलब कि मतलब उसे गुजरना पड़ता है, संस्कार से गुजरना पड़ता है। दूसरा कह रहा है क्या कि भारतीय संस्कारा पाठ का 5 उपवाक्यों में परिचय दीजिए। कह रहा है कि भारतीय जो संस्कारा पाठ है उसको 5 वाक्यों में क्या कीजिए, परिचय दीजिए। कह रहा है भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसके लिए स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यवस्थित परिचय मिल सके। मतलब क्या है कि ये आपके चैप्टर में दिया ये गया हुआ है कि मनुष्य के जो धार्मिक जीवन है, हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, तो हम लोगों का एक संस्कार होता है जिससे हमें क्या पढ़ना होता है, आपको जन्म से पहले से ही उस संस्कार से गुजरना पड़ता है। और एक जो विद्यार्थी है, बस हम देख नहीं, उसको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, अगर पढ़ने वाला आदमी है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो उसको जानकारी कैसे मिलेगा, उसके किताब के माध्यम से कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसलिए आपकी इस बुक में, पाठ्य पुस्तक में एक अलग से सेपरेट क्या किया गया है, चैप्टर दिया गया है, ताकि जो विद्यार्थीगण हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो भारतीय संस्कार के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में अच्छे से जान सके, उससे परिचित हो सके, बात समझे कि नहीं, और संस्कार युक्त हो सके। ठीक है, तो इसलिए इसको दिया गया है। कह रहा है क्या, कुल का रक्षा कैसे होती है। कुल कुल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी कुल, बात समझे कि नहीं, कुल का मतलब होता है कि एक जनरेशन में, मतलब कि एक जनरेशन की बात नहीं होता है, वहाँ पर लगभग लगभग एक कुल में लगभग 5 से 6 जनरेशन के लोग आते हैं, बात समझे कि नहीं। अब उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अभी के पीरियड में तो हम लोग 3 ही मानते हैं, लेकिन पहले जो था 5 से 6 जनरेशन तक का लोग मानते थे। अब जो है, अब थोड़ा-सा क्या हो गया, हम लोग थोड़ा-सा लग्जर मतलब लाइफ जैसे-जैसे हमारी स्टैंडर्ड होते जा रही है, वैसे-वैसे हमारा सोच भी स्टैंडर्ड होते जा रहा है, जिसमें संस्कृति नाम का चीज़ नहीं रहा है। ठीक है ना? तो हमारा 2 से 3 जो बेसिकली एक देखा जाता है कि जो जनरेशन होता है उस जनरेशन को कुल के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है क्या, कुल का रक्षा कैसे होगा, था कुल का रक्षा जो होता है आचरण से होता है। अगर आपका आचरण सही होगा, आपका कैरेक्टर सही होगा, तो क्या होगा कि पूरे कुल की जो होती है एक मान मर्यादा बना रहता है। जैसे आपको कभी देखिएगा, आप कोई गलत काम या कोई आदमी गलत काम करता है तो नहीं कहता है साफा कुल के नाम बर्बाद कर दिलक, साफा कुल के नाम नाश दिलक। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यही कहा जा रहा है कि कुल जो होता है ना भाई साहब, उसका नाम, उसका जो एक तरह से समृद्धि, उसकी जो समाज में जो होता है उसका प्रतिष्ठा कब बना रहेगा, आपके आचरण पर। बात समझे कि नहीं, आपको देखा जाता है, देखिए कभी किसी का शादी होता है तो देखा जाता है इसके दादा परदादा, बाप भाई कैसा है, बात समझे कि नहीं। अगर अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, उनका समाज में अच्छा वैल्यू है, ठीक है ना, तब वहाँ पर शादी करने का बात चलाया जाता है कि अच्छा कुल का लोग है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कुल का जो रक्षा होता है वो आचरण से होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर है क्या कि सैसवा,
देखिए, सैसों संस्कारों का प्रकाश डाले। सैसों संस्कार का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, संस्कारों में सैसों संस्कार सर्वोत्तम है। यह संस्कार मनुष्य की भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्रशासन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद कुल 6 संस्कार होते हैं। देखिए, शैशव संस्कार में कुल कितने 6 संस्कार होंगे? 6 संस्कार होंगे। इसमें नामकरण, नाम आपका जो रखा जाता है वो भी एक संस्कार है। मुंडन करवाया जाता है वो भी एक संस्कार है। बात समझे कि नहीं? तो ये जो है हमारे पास जो होता है ना, एक धर्म जब आप सनातन धर्म में आएँगे तो बहुत सारा संस्कार होता है। एक-एक पग पे आपको संस्कार से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना? तो कहेगा क्या, शैशव संस्कार में कितने कुल संस्कार होंगे? तो 6 संस्कार होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए। दूसरा करें क्या, संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। देखिए, टोटल संस्कार कितने होंगे? तो 16 संस्कार होंगे। विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य जो होता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अभी जस्ट ही बात की हम लोग। विवाह पवित्र संस्कार है जहाँ विविध विधान कर्मकांड होते हैं। उन्हें वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का मतलब दूल्हा दुल्हन, बात समझे कि नहीं? वर वधु परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पनिग्रहण, लज्जा होम, सप्तपति, सिंदूर दान इत्यादि, ये सारा का सारा जो है विवाह संस्कार के अंदर कर्मकांड किए जाते हैं। बात समझे कि नहीं? और उसके बाद जो है आपका विवाह संपन्न होता है। बात समझे कि नहीं? आधुनिक युग में जो है आज के समय में जैसे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, ये संस्कार इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग अपने संस्कार को भूल रहे हैं। अब मान लीजिए आज के समय में हो गया कोर्ट मैरिज। अब कोर्ट मैरिज में ये सब संस्कार होगा? नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? तो जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि संस्कार भूल रहे हैं। तो संस्कार तो यही है, जब हम सही से काम करेंगे, बात समझे कि नहीं? एक हम कहने का मतलब अपने संस्कार, अपने संस्कृति के हिसाब से अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें पूरे के पूरे संस्कार, विधि, विधान सहित आपको क्या किया जाएगा? आपका जो भी काम होगा, कार्य होगा, प्रतिष्ठापन अ, आपका किसी भी तरह का कोई भी कार्य होगा, एक विधान, विधि विधान के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना? वो बहुत ज़रूरी होता है, संस्कृति के लिए भी और मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए भी, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह जो विवाह संस्कार में क्या-क्या होता है और कि विवाह संस्कार के बाद मनुष्य किस तरह एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है मनुष्य के जीवन में, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा विकास हो, मेरा कोई व्यक्ति चाहता है कि हम डेवलप करें, बात समझे कि नहीं? मेरा जीवन सफल हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहला उसको 6 चीज़ को त्याग करना होगा। 6 गो चीज़ क्या होगा? पहला कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को क्या करना होगा? व्यक्ति को त्याग करना होगा। तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है? वो व्यक्ति सफल हो सकता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है? कुछ ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकता है। बात समझे कि नहीं? दूसरा करें क्या? आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। आत्मा क्या है? सबसे पहली बात मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा के लिए एक डेफिनिशन है कि आत्मा जो है अणु से भी छोटा। बात समझे कि नहीं? और ये अणु से भी छोटा और एक जो है, एक बोले तो आपको इसका जिसका आप तुलना नहीं कर सकते हैं, उससे भी बड़ा क्या है? ये एक प्रकार का रूप है, जिसे प्राणियों का आत्मा अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा रूप है। बात समझे कि नहीं? रूप का मतलब एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। बात समझे कि नहीं? जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उसे श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मतलब आत्मा, जब आत्मा के हम बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद जो होती है ना, हमारे अपने इंद्रियों पर एक जो होता है ना, अपना एक कंट्रोल होता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा, इंद्रियाँ कितने होंगी हमारी? टोटल 5 इंद्रियाँ होंगी। हम लोग कहते हैं नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, ये टोटल 5 इंद्रियाँ हैं। अगर इस पर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर लिया, तो अपने जीवन में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना कि जीभ की वजह से कहीं पे हम क्या कर सकते हैं? स्वाद के लिए बेसिकली आँख, कान, नाक, बस हम एक और त्वचा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम कंट्रोल कर ले, तो हमें कहीं से ना कोई शोक होगा, ना कोई वैराग्य होगा, ना कोई हमें से हमारा कोई दुःख पहुँचा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बस हमें इस पर कंट्रोल करना होता है, ठीक है? अगला बात क्या कह रहे हैं, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कह रहा है क्या कि नीति शुल्क पाठ के आधार पर पंडित के कौन-कौन गुण हैं? पंडित के कौन-कौन, पंडित का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं है पंडित जो होते हैं, पंडित ब्राह्मण जाति के होते हैं वही। पंडित उसे कहा गया है जो ज्ञानी है, जो समझदार है,
यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण जाति के ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति नहीं, पंडित वह है जिसको क्रोध नहीं आता हो। बात समझे कि नहीं? तो वो कह रहा है क्या, नीति शुल्क पाठ के आधार पर पंडित के कुछ प्रमुख गुण है जो इस प्रकार है, जिसका कार्य शीत उष्ण भय रहित समृद्ध अथवा असमृद्धि से बाधित नहीं होता है। मतलब वैसे व्यक्ति जो कुछ करना चाहता हो और उसको कोई भय नहीं हो, किसी से कोई मतलब उसको ना ठंड गर्म कोई भी चीज जो होता है रोक नहीं सकता है, बस समझ नहीं, उसे कोई मोह माया नहीं हो, मोह माया रहित हो, तो वो व्यक्ति जो होता है एक तरह से देखा जाए तो पंडित के गुण के रूप में उस पर देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि सभी जीवों का तत्वज्ञ, कर्मों का योग्य, सभी मानवों का उपाज्ञ व्यक्ति पंडित कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी जीवों का तत्वज्ञ, सभी जीवों में उसे मतलब तत्वज्ञ मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नॉर्मली उनको सभी जीवों से प्रेम हो, बात समझे कि नहीं। दूसरा ये कर्मों का योग्य, सभी कर्मों में उसको विश्वास हो, कर्म में विश्वास हो, ठीक है ना। मानवों में उपाज्ञ, सभी मानवों से प्रेम हो, ठीक है ना, वही व्यक्ति क्या कहला सकता है, पंडित कहला सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण क्या होता है। तो वैसे व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं उनका लक्षण क्या होगा। तो वैसे व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं वो बिना बुलाए प्रवेश करते हैं। मान लीजिए आपको कोई बुला नहीं रहा है, कोई आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, अब वहां पे आप चले जा रहे हैं, उसको एक तरह से मानते हैं कि ये मूर्ख लोग का लक्षण होता है। दूसरा, बिना कुछ कहे बोलना, बात समझे कि नहीं, बिना पूछे बहुत बोलना, जो ज्यादा बोलते हैं बिना पूछे बोलते हैं उनको भी हम लोग मूर्ख बोल सकते हैं। दूसरा, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर विश्वास करना, एक बार तुम्हें कोई धोखा दिया उस पर भी विश्वास करना, ये भी मूर्खता का निशानी है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उनके हम मुख्य रूप से तीन हम लोग एक तरह से पहचान देख सकते हैं। एक तो बिना बुलाए जाना, बिना बुलाए बिना पूछे कुछ बोलना। दूसरा, अविश्वसनीय व्यक्ति पर, जो विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है उस पर भी विश्वास करना। मूर्ख हृदय वाली ही नराधम, नराधम मतलब अधम नर व्यक्ति कहा जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो इन चीजों को, मतलब एक इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं या फिर इन चीजों मतलब ये सारी चीजें जिनमें देखा जाता है वो मूर्ख होते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग नीति शुल्क का पाठ को यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि जो आज के इस वीडियो में था इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में पूरा करेंगे तो क्या होता है ना कि आपको भी बोरिंग हो जाएगा। तो आज के लिए बस आधा रहने देते हैं, इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो कुछ बचा खुचा रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल बवाल मचाएंगे। और आपको आई थिंक कि वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई का। एक और अच्छा सा काम कर सकते हो, लाइक वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। जो लोग नए होंगे वो हमारे एडुवानी जो आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप आइए, ज्वाइन हो जाइए, और जो भी नोट्स है वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।